नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। आज हम इस बात पे चर्चा करने वाले हैं कि जब भारत पे अमेरिका के द्वारा 25% का टैरिफ लगा दिया गया और प्लस उसमें इस बात को भी ऐड कर दिया गया कि 25% टैरिफ के साथ साथ हम आप पे और एक्स्ट्रा भी टैरिफ या पेनल्टी के तौर पे लगा सकते हैं। अब यह भारत पे दबाव इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि भारत रूस से एक बड़े अमाउंट में लगभग अपने जितने इसका खर्च है उस खर्च का 40% जो है वह तेल को वहां से लेता है, कच्चे तेल को लेता है, अपने यहाँ रिफाइन करता है और रिफाइन करने के बाद और अन्य देशों में भेज देता है। इससे ये होता है कि देश के जो अन्य देश हैं वहां पे एक विस्तार बना हुआ होता है, एक निर्यात फ्लो रहता है, दाम एक इक्विवेलेंट रहता है। लेकिन जब प्रतिबंध की बात आई तो प्रतिबंध किस पे था? भारत पे। भारत ले रहा था रूस से, तो इससे सबसे ज्यादा जो नुकसान है वह भारत को तो होगा ही। भारत के साथ साथ भारत को बताया जा रहा है कि लगभग 10 बिलियन डॉलर का नुकसान प्रति साल हो सकता है। और उसके उलट अगर हम बात करें तो अमेरिका को रूस को लगभग 20 बिलियन डॉलर का सालाना नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि हम लोग एक बड़ा सप्लायर हैं रूसी तेल का। अब अगर किसी देश के व्यापार को जबरदस्ती तौर पे उसे काटा जाएगा तो वह देश शांत नहीं बैठेगा। उसके पास भी जो की कंपोनेंट होंगे या की जो बोल सकते हैं कि उसके पास जो कमजोरी होगा अमेरिका का, उस कमजोरी का फायदा उठाकर उसे भी बताया जाएगा कि अगर तुम मेरे बिजनेस को ट्रैप करने की कोशिश करोगे, टीज करने की हमारे कस्टमर को कोशिश करोगे, तो हम ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ देखते रहेंगे, हम भी तुमको कहीं ना कहीं से ज्यादा बड़ा चोट देने का प्रयास करेंगे। अब यही प्रयास के रूप में अब अमेरिका के पास तो ये था कि टैरिफ वार लगा दिया करता था। तो इसी के बारे में हम लोग जरा आज विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कैसे जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये टैरिफ वार खेला गया यह रूस को बिल्कुल ना पसंद आया और रूस ने अपनी ओर से भारत के बचाव करते हुए अब रूस भी फील्ड में उतर चुका है और रूस ने धमकी दे डाली कि जो एक सीपीसी पाइपलाइन है जो कजाकिस्तान से निकलकर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका तक तेल जाता है, जो कि काला सागर बंदरगाह से होते हुए वहां से निकलता है। यह जो क्षेत्र है वह रूसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है और पाइपलाइन जो है वह यहीं से गुजरता है। इसको सीपीसी का मतलब होता है कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम और ये शॉर्ट फॉर्म में इसको सीपीसी बोला जाता है। और इसको जो बनाने में जो खर्च आया था 2.6 बिलियन डॉलर का ये टोटल परियोजना था और जिसे 935 मील कच्ची लंबी कच्चे तेल के निर्यात के लिए यह पाइपलाइन में शामिल किया गया है, जो कजाकिस्तान से तेंजिंग तेल क्षेत्र के रूसी काला सागर बंदरगाह नोरोसियस्क तक जाती है, जिसमें शेयर धारकों में शेवरॉन, सीबी एक्सएन और एक्सॉन मोबिल निर्यात, ये जो दोनों कंपनियां हैं यह अमेरिका की कंपनियां हैं और उसमें उनका शेयर भी है। और यह प्रतिदिन 1.7 मिलियन बैरल या 6.5 मिलियन मैट्रिक टन जो तेल है वह निर्यात करता है, इसके द्वारा भेजा जाता है। यह जितना भी पूरे विश्व के अंदर तेल का निर्यात और निर्यात होता है उसी में से यह 1% का अपना भागीदारी रखता है और भागीदारी के अनुसार यह कहीं और नहीं, यह यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के देशों में तेल का पूर्ति करता है, वहां पर पूरी तरीका से तेल का निर्यात करता है, जिससे यूरोपियन यूनियन कंट्री हो गया और अमेरिका जैसे तेल के दामों में स्थिरता पाई जाती है। और यह क्या है कि रूस के पास इसके पास सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है कि यह उसी के बंदरगाह से काला सागर बंदरगाह से होकर यह पाइपलाइन गुजरती है। अगर यह पाइपलाइन को बाधित कर दिया जाए तो अमेरिका को लगभग 10 बिलियन डॉलर का नुकसान होने लगेगा प्रति साल और उतना से ज्यादा ही यूरोपियन यूनियन को भी नुकसान होने लगेगा अगर ये बंद हो गया, जबकि इसका अभी आसार कम लग रहा है क्योंकि अभी दुनिया के अंदर जो परिस्थितियां चल रही हैं उस परिस्थितियां को अगर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तो इस परिस्थिति में सिर्फ दोनों ओर से बयानबाजी की वह हर जो एक सीमा रेखा होती है बात करने की, उस सीमा रेखा को लांघा जा रहा है और सीमा रेखा को लांघे जाने का सबसे बड़ा मेन कारण यह है कि कहीं ना कहीं दोनों साइड पे जो बैठे हुए लोग हैं रूस और अमेरिका के अभी जो डोनाल्ड
ट्रंप हैं वे इतने बड़े बोलेपन हैं, इतना ज्यादा बोलते हैं कि जिस व्यक्ति का शायद मानसिकता की इलाज करने की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि इस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि हम किसके साथ क्या उलझ रहे हैं। उसको सिर्फ एक ही चीज का पता है कि अमेरिका ही है जो पूरे विश्व को चलाता है। अगर वह बोल देगा कि कल से उस देश में पानी बंद, तो पानी बंद। उसको इस प्रकार के जो भ्रम में जो जीने की आदत हो गई है, अब उसको जब अपने यहाँ पर जब अमेरिका के द्वारा, रूस के द्वारा जो बताया गया कि हम अमेरिका में ये जो पाइपलाइन हम बंद कर देंगे, उससे अमेरिका के अंदर तेल का इतना ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा, नुकसान होने लगेगा कि वह फिर जैसे चीन के सामने जाकर हाथ गोड़ पकड़ लिए थे चीन का, उसी प्रकार से रूस के भी सामने आकर उसको हाथ गोड़ पकड़ने लगेंगे कि रूस जी ऐसा नहीं कीजिए, इससे हमारे यहाँ का नुकसान हो रहा है। देखिए, किसी भी व्यक्ति या जनता के प्रतिनिधि को सबसे ज्यादा डर और नुकसान किस चीज का होता है? जब वह दूसरे देश पे वही टैरिफ वार या दूसरे देश का चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, जब वह करते हैं तो उनके मजा आता है। लेकिन अगर वही चीज खुद के देश पर होने लगे तो तुरंत क्षण भर भी नहीं सोचते कि हमको उसके सामने जाकर झुक जाना चाहिए। यह ताजा उदाहरण जो है, डोनाल्ड ट्रंप जब शुरू में आए तो चीन के ऊपर प्रतिबंध करने लगे, लगभग टैरिफ वार खेलते खेलते 149% पहुंच गई। अब 149% के बाद चाइना ने अपना रिएक्शन देना बंद कर दिया कि तुमको जो करना है तुम करते रहो। वह चुपचाप जो अर्थ क्रिटिकल मिनरल्स था उसको जो भेजता था, वह अर्थ क्रिटिकल मिनरल्स को ही बैन कर देता है कि हम अब देंगे ही नहीं। अब नहीं देंगे तो अपने देश में प्रॉब्लम होने लगा। जब अपने देश में प्रॉब्लम होने लगा तो अंदर से छटपटाहट होना स्वाभाविक था। अंदर से बहुत सारी जो कंपनियां थी उनको नुकसान होने लगे, मिसाइल डिफेंस इक्विपमेंट में और पनडुब्बी मोबाइल सेक्टर, उसके बाद टेस्ला का ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये जितने सारे कंपनी थे बड़े बड़े, उनको इतना ज्यादा लॉस 2-3 दिन में ही होने लगा कि अब वहां का सरवाइव करना मुश्किल हो गया। तो लोगों ने कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो दबाव बनाने का काम करती है, वह दबाव बनाने का काम तो देश की जनता ही करती है। तो देश के जनता ने जब रिएक्शन स्टार्ट किया तो उस रिएक्शन के तौर पे सबसे बड़े जो रिएक्शनरी निकल के आए, जो डोनाल्ड ट्रंप के एक टाइम में इलेक्शन के टाइम सबसे अच्छे माने जाने वाले दोस्त थे, जिनका नाम एलॉन मस्क है, वही निकल कर आए और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल भला बुरा बोलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ईवी व्हीकल अब प्रोडक्शन लाइन में बहुत समस्या आ रही थी। उसके बाद और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आई। अब डोनाल्ड ट्रंप समझ गए कि मेरे पास और कोई रास्ता बचा नहीं है, तो यह तुरंत भागे भागे गए और चाइना के कदमों में गिर गए और जो भी टैरिफ वार था उसको सस्पेंड कर दिए। बोले कि हम अभी इसको सस्पेंड कर रहे हैं, आगे के टाइम में और जब समय आने वाले होगा तब देखेंगे। दूसरी साइड इनका यूक्रेन के साथ जो अर्थ मिनरल्स वाला सारा समस्या चल रहा था, तो क्योंकि यूक्रेन ने अब अमेरिका को पूरा का पूरा अर्थ मिनरल बेच दिया, अपने यहाँ के अपने जनता के पैसे को पूरी तरीका से बेच दिया, अमेरिका के आगे गिरवी रख दिया कि आप आइए और 50% हमारे यहाँ से आप अर्थ मिनरल निकाल के लेकर जाइए। और दूसरी साइड जो है वह अर्थ मिनरल निकालने के लिए जो 50% बचा हुआ है, तो पूरे देश का लगभग 50% जो क्षेत्रफल है उस पर रूस तो कब्जा कर चुका है। अब रूस कब्जा कर चुका तो रूस अब बोले कि आपने हमसे 50% अर्थ मिनरल्स मांगा, हमने वे भी दे दिया, फिर भी रूस तो हम पे हमला करने से रुक नहीं रहा है और जब हमला करता है हमारे लगभग हजार से 1200 तक सैनिक जो हैं वह खत्म हो जा रहे हैं। ऐसे चलता रहा तो कैसे होगा? तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तुम 50 दिन का टाइम दो, 50 दिन में हम सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देंगे। अब फिर जो यूक्रेन है बोला कि साहब 50 दिन में तो रूस हमको छल नहीं कर देगा, कहीं का छोड़ेगा ही नहीं। एक दिन में इतना ज्यादा हमला कर रहा है कि लगभग पूरे के पूरे एक जो बटालियन का जो क्षेत्र है 1000 से 1200 सैनिक हमारे तो खत्म हो रहे हैं, ऐसे तो हम कुछ दिन में ही खत्म हो जाएंगे। अब इस चीज को बोले कि ठीक है 10 दिन में हम युद्ध खत्म करते हैं, तो 10 दिन में युद्ध खत्म करने के लिए उनको एक कमजोर कड़ी दिखाई पड़ गया भारत। अब भारत कमजोर कड़ी इसलिए दिखाई पड़ गया क्योंकि भारत जो है वह एक बहुत ही आराम से चलने वाला देश है, किसी को नुकसान करने के बारे में नहीं सोचता है। तो इसी के लिए अब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर लगा दिया 25% का टैरिफ। इससे नुकसान तो रूस को भी होगा। तो रूस ने सीधे सीधे यह धमकी देते हुए अमेरिका को बता दिया कि सुनो अमेरिका वालों, अगर तुम ये सोच रहे हो कि भारत और मेरा जो ट्रेड हो रहा है, तेल का आयात निर्यात हो रहा है, तो जो तुम्हारा भी कुछ कमजोर कड़ी है वह हमारे देश से होकर गुजरता है।
हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि जो रूस का क्षेत्रफल है ना, वो बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है। और अगर बहुत बड़ा एरिया में रूस का क्षेत्रफल फैला हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि पाइपलाइन जो गैस है, पेट्रोलियम है, उस रीजन के क्षेत्र में बहुत निकलता है। तो कजाकिस्तान जो एक देश है, वहां से निकलकर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के पास पाइपलाइन के द्वारा तो जाता है, जिसमें काला सागर डैम जो बंदरगाह है वहां से वह गुजरता है। अब क्योंकि उनको कमजोर कड़ी जो था वह रूस ने पकड़ रखा है, वो कहा कि तुम अगर हमारा भारत के साथ इंटरेक्ट करोगे तो हम भी तुम्हारे साथ प्रॉब्लम इसको बंद कर देंगे, हाहाकार मचेगा। एक दूसरी खबर और आई है कि जो रूस के जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं त्रितमी द्वितवी, वह जो है वह अमेरिका के ऊपर जो पनडुब्बी वाली बात थी उसी के क्षेत्र में देखते हुए अब पनडुब्बी वाली कहानी ये है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वह बड़े बोले पपन में यह बात 10 दिन के अंदर युद्ध रुकवाने के लिए, क्योंकि वह रूस के ऊपर दबाव बनाते हुए बोले कि अमेरिका के जो 2 पनडुब्बी है, परमाणु पनडुब्बी, हम उसको भेज रहे हैं रूस के पास। अब रूस का क्षेत्रफल इतना बड़ा है और जो पनडुब्बी होती है, क्योंकि वह उसके अंदर एस्टिलेंट टेक्नोलॉजी लगा होता है। एस्टिलेंट टेक्नोलॉजी का मतलब ये हो चुका है, थोड़ा पनडुब्बी के बारे में जरा बता दूं। देखिए, जब शुरू में पनडुब्बी बनाया गया तो पनडुब्बी का मतलब होता है पानी के नीचे जो एरिया होता है उसमें डूब कर चलना, उसको पनडुब्बी बोला जाता है, या इंग्लिश में उसको हम लोग सबमरीन बोलते हैं। अब पनडुब्बी 3 प्रकार के होते हैं। शुरू में जो पनडुब्बी बनाए गए थे वह पनडुब्बी डीजल के द्वारा चलता था। तो जब डीजल से चलता था तो डीजल जब इंजन चलेगा तो उसमें से गैस रिलीज होगी। तो जब गैस रिलीज होता था तो वह क्या होता था, समुद्र के ऊपर एरिया पे बुलबुला बन के छूटते रहता था, क्योंकि इंजन छोटा तो था होता नहीं है। अब जब उतना बड़ा एरिया में बुलबुला आएगा तो अगर कोई अगल बगल शांत क्षेत्र है तो वह तो समझ जाएगा कि यह बुलबुला कहां से आ रहा है, तो उससे सबमरीन पकड़े जाने का खतरा बनता था। उसके बाद जो दूसरा जो आया वह इलेक्ट्रिक वाला आया। उसमें क्या होता था कि बैटरी जो है, बैटरी के द्वारा वह चलने लगा। बैटरी के द्वारा चलने के लिए उसमें किया जाता यह है कि जो सबमरीन के अंदर जो डीजल है, पहले डीजल इंजन को स्टार्ट किया जाता है। अब डीजल इंजन से जितना देर स्टार्ट होगा उतना देर में खुद वह बैटरी को चार्ज करेगा। अब बैटरी चार्ज हो जाएगा तो वह अपना बिना कोई आवाज के बैटरी के और बिना कोई बुलबुला छोड़े हुए वह आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन बैटरी वाला में एक समस्या था कि वह लंबे समय तक पानी के अंदर नहीं रुक सकता था, क्योंकि वह बैटरी है, बैटरी को कभी ना कभी तो डिस्चार्ज होगी, तो उसको कुछ समय के बाद ऊपर आना पड़ता था ताकि हम, या डीजल इंजन स्टार्ट करना पड़ता था। तो फिर से वही समस्या होने लगी, या तो ऊपर आएगा तब पकड़ा जाएगा, या नीचे चलेगा डीजल इंजन स्टार्ट करेगा फिर बुलबुला बनेगा, फिर से प्रॉब्लम वही थी। मतलब उससे कुछ बेहतर ये था। लेकिन अगला जो आया वह आया परमाणु पनडुब्बी। परमाणु पनडुब्बी, एक तो परमाणु पनडुब्बी का मतलब ये होता है कि परमाणु केपेबल है, वह जो डीजल इंजन में भी हो सकता है और वह इलेक्ट्रिक इंजन में भी हो सकता है। और अभी जो परमाणु केपेबल है वह क्या है कि वह जैसे परमाणु के द्वारा जो बिजली उत्पन्न किया जाता है यूरेनियम के द्वारा, उसी के द्वारा उसके अंदर जो बिजली है उसको उत्पादन की जाती है। अब बिजली उत्पादन की जाती है यूरेनियम के द्वारा, तो उसमें से किसी भी प्रकार का कोई गैस रिलीज होता नहीं है। जब गैस रिलीज होगा ही नहीं, और पनडुब्बी पानी के कहाँ है, समुद्र बताया जाता है कि 1/3 हिस्सा में तो समुद्र है, जो एक हिस्सा है उसी पर तो सिर्फ धरती है। तो आप कहाँ है वह समुद्र, या आपके देश के अगल बगल भी है तो उसको ढूंढ पाना ही मुश्किल है, क्योंकि वह तो पानी के नीचे चल रहा है, ऊपर तो चल नहीं रहा है कि आप उसको पकड़ लीजिएगा। और ऐसे भी आप देखिएगा समुद्र के अंदर लहरें चलते रहती हैं, अगर वह चलेगा भी तो लहर उसके साथ चलती रहती हैं, तो उसको पकड़ पाना ना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए परमाणु जो पनडुब्बी होता है उसको सेकेंड स्ट्राइक कैपेबल भी हम बोलते हैं। अगर आपके देश पे मान के चलिए कि परमाणु बम से हमला हो गया, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो क्योंकि वह तो पानी के अंदर है, तो पानी के अंदर से हमला कर पाना ज्यादा उचित है। तो जब वहां से हमला किया जा सकता है तो आप भी, क्योंकि वह परमाणु कैपेबल है, तो आप वहां से
उस देश के ऊपर फिर से हमला कर देते हैं। इसीलिए इसको सेकंड स्ट्राइक बोलेंगे। तो अगले वीडियो में हम सभी लोग जानेंगे कि जो रूस ने सेकंड नंबर से परमाणु पनडुब्बी जब रूस के क्षेत्र में भेजा गया तो इसके जवाबी कार्रवाई में रूस ने भी अपना प्रतिक्रियाएं दी, उस प्रतिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। और क्या हुआ है, एक 38 साल पुराना एक संधि तोड़ दिया गया है, वह संधि क्या थी, इस बारे में अगले वीडियो में हम आप सभी लोगों से बात करेंगे। जब तक आपसे हमें रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जब तक जय हिंद, जय भारत।